तो हम लोग ने अरबों के विजय को पढ़ा था कि किस प्रकार भारत पे अरबों का सिंध पे खास करके विजय होती है। और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा तो प्रभाव राजनीतिक रूप से अरबों का नहीं पड़ा भारत पे, क्योंकि वो सिंध प्रांत पे ही उनका साम्राज्य विस्तृत रह गया और वो उससे आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो जिसका महत्व है, अरबों के आक्रमण का महत्व है। कई दृष्टिकोण से अगर महत्व देखें तो राजनीतिक महत्व है कि भारत के जो राजपूत शासक थे उन लोगों को ये पता चल गया कि ये एक तरीके से कि वो उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। वो ये चीजें उनको समझ में आने लगी थी कि ये इनकी जो एक इनका जो वहम था कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा किसी क्षेत्र में कोई आगे नहीं है, तो वो इनका एक टूटा, जो इनकी अहम की भावना थी वो टूटी। इनका सर्वश्रेष्ठ होने की भावना का वो टूटता दिखता है। और दूसरी चीज ये था कि अरबों के आक्रमण का एक ये भी प्रभाव दिखा कि जो रास्ते कटे थे भारतीयों के अन्य देशों से, जो तुर्कों के बाद जो एक उनके बाद राजपूतों के शासन काल आने के बाद इनके वैदेशिक संपर्क जो खत्म हो रहे थे वो धीरे धीरे इनके मार्ग खुलने लगा और भारतीयों की स्थिति के बारे में अन्य इस्लामी जगत को पता चलने लगा कि भारत की स्थिति ऐसी है। और इसी का परिणाम होता है कि बाद में आप देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना होती है और धीरे धीरे विस्तार होता है। भारत के संपर्क में अरबों का राजनैतिक रूप से ये आगमन हुआ था। इससे पहले भी अरबों का भारत में आगमन हुआ था, लेकिन वो चीज वो राजनीतिक रूप से नहीं आए थे। वो किस दृष्टिकोण से आए थे? वो सैनिक के रूप में आए थे। वो अ, वो व्यापारी के रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए। और वो किधर चले गए थे? केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में ही अपना व्यापार कर रहे थे, अरब से आ रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे, कुछ दिन रह रहे थे, वापिस चले जा रहे थे। लेकिन लोग जो आम जनमानस थी वहां की, वो इस चीज को नहीं समझ पा रही थी। वो बस ये जानती थी कि ये बाहरी लोग हैं, व्यापार करने आ रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ व्यापार है और व्यापार करके वापस चले जा रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि इनकी गतिविधियां, इनके जो धर्म है वो हमारे धर्म से, और इनके जो आराधना के तरीके हैं वो हमारे से अलग है। वो छोटी छोटी मस्जिदें बना रहे हैं और उसमें आराधना कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करके फिर अपने देश वापस चले जा रहे हैं कुछ दिनों बाद। तो ये संपर्क रहता है भारत में अरबों का प्रथम बार। इस तरीके से परिचय होता है अरबों का। और इसका प्रमाण तब मिलता है हमें जब उत्तर भारत के सैनिक अभियान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में अपने सैनिकों को भेजता है और मलिक काफूर दक्षिण में जाता है, तो उसे छोटी छोटी मस्जिदें केरल के तटों पर मिलती हैं। तो जब इसका पता लगाया जाता है कि यहाँ पे कैसे मस्जिदें हैं, तो पता चलता है कि अरे वो तो अरब व्यापारी आते थे और वहीं लोग अपनी मस्जिदें बना के वापस चले गए हैं। तो अरब राजनीतिक रूप से अरबों के आने से पहले भारत का अरब से संपर्क था, वो था किसके दृष्टिकोण से? व्यापारिक दृष्टिकोण से। मैं आपको पहले ही बताया था कि अरब में के लोग, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो वहाँ का जो अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय था वो पशुपालन, बकरी पालन, ऊंट आदि जो भी पालते थे। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए बाहर निकलते थे और सालों साल दूसरे देशों में जाके व्यापार करते थे, अपने प्रोडक्ट को बेचते थे। सूखा मेवा तमाम चीजों का व्यापार होता था उनके द्वारा, इत्र का और सारी चीजें जो वहां उनके यहाँ उपलब्ध होती थी। तो इस तरीके से भारत से उनका संपर्क था। अब सवाल ये था कि जब इस्लामी सत्ता का विकास होने लगा और राजनैतिक क्रम होने लगा इस्लाम का, खलीफत का खलीफा का उदय हुआ
और खलीफा अपने खलीफत का प्रचार करने लगा। राजनैतिक रूप से वो राजनैतिक मुखिया बन गया, अपने आप को बना लिया, धार्मिक मुखिया से राजनैतिक मुखिया भी बन गया और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आक्रमण का रूप अपनाया। एक राज्य से दूसरे राज्य में विजित करता था और वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता था और उसके माध्यम से भी उसके धर्म का प्रचार हो रहा था। और आप देखते हैं कि अरब से होते हुए पश्चिम एशिया, धीरे धीरे मध्य एशिया होते हुए ये अरब कहाँ चले आ रहे हैं? मोहम्मद कासिम को नियुक्त किया जाता है और सिंध प्रांत पे चला, राजा दाहिद और उनके इर्द गिर्द के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है। अल्पकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ समय तक अरब और भारत में रहते हैं और फिर अरबों का प्रमाण खत्म होता है। लेकिन कुछ दिन तक अरबों का भारत में रहना, यानी भारतीयों से सिंध प्रांत में रहना, भारत के लोगों से संपर्क में रहने से दोनों लोग, अरब के लोग भी और सिंध प्रांत के लोग भी एक दूसरे से के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव डाले। इनकी विजय का महत्व मिला ही, राजनीतिक रूप से मिला, सांस्कृतिक रूप से मिला, सामाजिक रूप से मिला और तमाम गतिविधियों का आदान प्रदान हुआ। बहुत सारी चीज अरबों ने भारतीयों से सीखी और बहुत सारे ज्ञान भारतीयों को अरबों से मिला। अल-बुरुनी नामक एक लेखक है जिसने किताबुल हिंद की रचना की है, जिसमें उसने भारत की परिस्थितियों, भारत की जलवायु और भारत के सामाजिक स्थितियों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। वो बताता है कि भारत के लोग, धार्मिक विभेदता है, अहंकार है, तमाम चीजें हैं, इनके अंदर अहम है, ये अपने आगे किसी को नहीं वो करते, इनके अंदर सीखने के गुण नहीं है, तमाम चीजें बताता है भारत के बारे में। नई चीजें सीखने के लिए आतुर नहीं है, परंपरागत चीजों में ही विश्वास करते हैं। और वही चीज देखते हैं कि जब भारत पे अरबों का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, तो वही चीजें अरबों के आक्रमण के बाद, सिंध पे दाहिर के पराजय होने के बाद और इनके बहुत दिनों बाद मोहम्मद गजनवी के आक्रमण होने के बाद भी इन लोगों ने इस आक्रमण से कुछ नहीं सीखा। फिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद जब तुर्कों का आक्रमण 128 वर्ष हो रहा है, तो ये लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं, तब भी इनको कुछ वो नहीं हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तमाम चीजें होने के बाद अब प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इनका, ये चीज देखना है। तो एक सबसे जो बड़ी चीज है कि दूसरे, आप जान लीजिए सीधे सीधे कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव अरबों का भारत में पड़ा हो, ये नहीं दिखाई पड़ता है। इसका कारण ये था कि अरब एक सीमित प्रांत पे रह गए, सिर्फ एक हिंदुशाही वंश के शासक और उसके इर्द गिर्द जगहों पे उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसके बाद उनका साम्राज्य आगे नहीं बढ़ा। और उसके बाद का जो प्रभाव है वो तुर्कों के आने के बाद का प्रभाव है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजों का वो अरबों ने भारतीय लोगों से, खास करके हिंदुओं से सीखा, क्योंकि अरब के लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग थे और वो किसी चीज को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उत्साहित रहते थे। जैसे भारत आने के बाद उनको भारतीय धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, स्थापत्य कला आदि से चीजों पे बहुत कुछ उन्होंने चीजें सीखी भारतीयों से। ये सीखा ही नहीं है इन्होंने, बल्कि इन सारे चीजों को वो लोग अपने साथ ले गए और यूरोप तक उसको प्रसारित किए। यानी भारत के जो धर्म, दर्शन था, चिकित्सा थी, गणित थी, ज्योतिष थी, इनका ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को अपने पास ही सीमित नहीं रखा,
उसको फैलाए दूर तक, और कहा जाता है कि ये यूरोप तक लगभग में फैला। और ये सबसे ज्यादा कार्य अब्बासी खलीफाओं के काल में हुआ, जब अब्बासी खलीफाओं का साम्राज्य विस्तार हो रहा था, तो वो लेके जा रहे थे। और ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। भारत के बहुत सारे चीजों को देख के इन लोगों को ये चीज लगा, जैसे उन लोगों को ये चीज था, जैसे ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, आर्यभट्ट की रचना जो सूर्य सिद्धांत था, इनका कई सारे ग्रंथों का इन लोगों ने भारतीय जो ग्रंथ थे, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जैसे ज्योतिष के ग्रंथ थे, चिकित्सा के ग्रंथ थे, कुछ श्रुतियां थी, जैसे चरक साहित्य था, सूर्य संहिता सिद्धांत था। तो ऐसे ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। तो ये एक चीज इनको ये बेनिफिट हुई कि अरबों ने संस्कृत भाषा सीखी और भारतीयों ने अरबी भाषा सीखी। अनुवाद हुआ संस्कृत का अरबी में। जब एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की संस्कृति और कल्चर को भी लोगों ने सीखा, कला स्थापत्य से लेके सारी चीजों पे इसका प्रभाव देखने को मिला। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, खंड खंडक का भी अनुवाद हुआ। हठयोग की पुस्तक अमृत कुंड का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो आप देख रहे हैं कि चिकित्सा साहित्य, धर्म का, संस्कृत के ग्रंथों का, ज्योतिष के ग्रंथों का, चिकित्सा के ग्रंथों का अरब के विद्वानों द्वारा संस्कृत के से अरबी में अनुवाद किया जाता है। यानी संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, अरबी में अनुवाद कर रहे हैं। तो जब ये सीखने की जो कला विकसित हो रही है, ये दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही। तो दोनों लोग जब जब संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं, लोग एक दूसरे से सीखते हैं, तो कुछ वो उनकी चीजों को सीखते हैं और उनकी चीजें हम उनसे लेते हैं। तो दोनों लोगों ने ये चीजें सीखी। दशमलव पद्धति जो आधुनिक भारत में गणित का आधार बन रही है, जो भारत में 5वीं सदी में विकसित हुई थी, अरब के लोगों ने ये भारतीयों से सीखा। गणित का ज्ञान सीखा और ये संख्या पद्धति का परिचय हुआ उन लोगों को। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे चीजें इन लोगों ने भारतीयों से सीखी, ज्योतिष, दर्शन आदि तमाम चीजों का। और भारतीयों के लिए ये सबसे ज्यादा हुआ कि जो भारतीयों का ज्ञान था, अरबों जो भारतीयों के पास नॉलेज था, जो ज्ञान था, जो इनका विज्ञान थी, जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, उसका प्रचार अरबों के द्वारा अन्य जगहों पे किया गया, जहां जहां इनका साम्राज्य था तहां तक गया। अरब ने अरब के लोगों ने भारतीयों को लेखन का, भारतीयों को भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ कला संस्कृति के क्षेत्र में, चाहे अन्य भाषा के क्षेत्र में और इतिहास लेखन के क्षेत्र में, तमाम चीजों पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने भी उनसे कुछ न सीखने का काम किया। तो एक चीज ये देख रहे हैं कि ये अरब आक्रमण का जो एक महत्व है, सबसे बड़ा महत्व दिख रहा है इन सब चीजों कि अरबों के आने से ये सारे महत्व स्थापित हो रहे हैं भारत में, जो भारतीयों को कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। बहुत सारे रूढ़िवादी जो चीजें थी, वो चीजें भारतीयों के अंदर जो थी उसको देख रहे हैं कि वो जो आ रहे हैं, उनके धर्म कैसे हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है,
और उनके रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका कैसी है, भाषा और सभ्यता कैसी, उनकी कला स्थापत्य की चीजों को सीख रहे हैं भारतीय। उनके समाज से भी सीख रहे हैं कि उनमें सामाजिक विविधता नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है जो हमारे यहाँ व्याप्त है। और अरबों ने तो भारतीयों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में सीखा, तमाम चीजों को सीख रहे हैं। और भारतीयों ने भी ये चीज सीखा कि अरबों से ये चीज, किसी चीज को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, किसी समाज को किस तरह संचालित किया जाए, ये तमाम चीजों का ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। कला स्थापत्य में अरबी जो तकनीक थी उसको इन लोगों ने सीखा कि किस तरह एक अरब जो तकनीक है उससे इमारतों का निर्माण हो रहा है, ये सारी तकनीकों का विस्तार हो रहा है। इतिहास लेखन का ज्ञान इनको मिला कि किस तरह से जो भारत में इतिहास लेखन था और अरबों का इतिहास जो लेखन था, दोनों में इनको अंतर समझ में आता है। किस तरह यहाँ के लोग बढ़ा चढ़ा के इतिहास लिख रहे थे और अरबों का इतिहास लेखन का जो कार्यक्रम था वो कैसे चल रहा था। यहाँ के धर्म में जो रूढ़िवादिता थी वो चीजें इनको समझ में आती है कि वो लोग कैसे अलग थे और ये चीजें कैसी थी। तो ये तमाम प्रभाव जो हम देख रहे हैं वो अरबों का प्रभाव दिख रहा है इनके ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि भारत पे अरबों के आक्रमण होने से राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा, सामाजिक प्रभाव। राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन कुछ तो जरूर पड़ा। सिंध प्रांत पे ही पड़ा लेकिन पड़ा जरूर। बहुत व्यापक पैमाने पूरे भारत पे नहीं पड़ा, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, ज्योतिष, अन्य क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पे प्रभाव पड़ा। और भारत के ज्ञान अरबों के माध्यम, भारत का जो ज्ञान था वो अरबों के माध्यम से अरब जगत, अन्य जहां जहां अरबों की सत्ता थी वहां गया। अनुवाद, ग्रंथों का अनुवाद होने से एक दूसरे के साहित्य को लोगों ने समझा, एक दूसरे की भाषा को लोगों को समझा। और भारत के जो पुराने ग्रंथ थे उनका अनुवाद हुआ और वो यूरोप तक अरबों द्वारा ले जाए गए, जिसका प्रचार हुआ। लोगों ने भारत की संस्कृति को अब लोग जानने लगे, अरब जगत में लोग जानने लगे। और उसी का परिणाम होता है कि अब लोग भारत से परिचय होता है और लोग भारत पे आक्रमण करते हैं। और कई सारे आक्रमण भारत पे होते हैं। आप देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी आता है भारत पे, 17 बार आक्रमण करता है और व्यापक पैमाने पे भारत की जो आर्थिक समृद्धि है उसका परिचय यूरोप, मध्य एशिया सारी जगहों पे लोगों को अरब तक हो गया था। वो 17 बार आता है, भारत से पर आक्रमण करता है और व्यापक पैमाने पर लूट करके पैसों को लेके जाता है। और फिर उसके आक्रमण के 148 वर्षों बाद तुर्कों का आक्रमण होता है और इस प्रकार भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना होती है। तो ये सारे रास्ते जो खुल रहे हैं वो अरबों के भारत पे आने के बाद से ही खुल रहे हैं। तो ये राजनीतिक प्रभाव तो हम लॉन्ग टाइम में देख रहे हैं कि अरबों के आने का लॉन्ग टाइम में राजनीतिक प्रभाव दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे प्रभाव जो दिख रहे हैं अन्य क्षेत्रों में दिख रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में दिख रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्र में दिख रहा है, आर्थिक क्षेत्र में दिख रहा है और कला और स्थापत्य के क्षेत्र में दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अरबों के आक्रमण का विशेष करके भारत में यही प्रभाव पड़ा। अरब बहुत दिन तक भारत में नहीं रहे, उनका शासन बहुत दिन तक नहीं रहा। अगर वो बहुत लंबे समय तक भारत में शासन करते तो भारतीयों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता और कुछ चीजों को विस्तार होता। कम समय रहे तो कम चीजों को ही हुआ, आदान प्रदान थोड़ा ही चीजों का हो पाया। तो ये आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये खास करके ये प्रभाव